नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कोविड महामारी के बाद ठंडे बस्ते में चली गई देश की जनगणना की प्रक्रिया अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगी। जनगणना दो फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल 2026 से शुरू होगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 में होगा। रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है, यानी जब आंकड़े जारी किए जाएंगे तो वो 1 मार्च 2027 तक के होंगे। बड़ी बात यह है कि आंकड़े जमा करते वक्त, जनसंख्या के आंकड़े जमा करते वक्त लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाएगी, यानी ये जातिगत जनगणना है। सामाजिक न्याय आंदोलनों से जुड़े एक्टिविस्ट रहे हों, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या आम लोग या बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जमाने से जिस चीज की मांग कर रही थी, अब वो पूरा होने जा रही है। इससे जुड़े सियासी और सामाजिक पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। उसके बाद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आपका सरोकार एक ये भी था कि अभी तो घोषणा हुई है, तारीखें तो आने दीजिए, पता नहीं ये लागू कब से होगा। तो अब तो तारीखें आ गई हैं, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बहुत शुक्रिया नीरज दा कि वो एक मामला ये था कि इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा। बीजेपी ने जितने वादे किए थे उसमें से पूरा होने के प्रतिशत बहुत कम है। वो अपने वाले हैं जो विचारधारा से मेल खाते हैं, इसलिए जाति जनगणना उनके सीधे विचार से मेल ही नहीं खाती। वहां धर्म हावी है। ऐसे में सबको ये शंका थी कि होगा क्या। अब आप देखिए, इसको एनालाइज करिए। आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट, पूरा एक एक पन्ने का नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2026 से वो पहाड़ी इलाकों, और चूंकि वहां टाइम पीरियड ज्यादा लगता है, 1 मार्च 2027 अब वो एक रेफरेंस पॉइंट होगा। अब उसको देखिए कि तब तक यूपी का इलेक्शन हो चुका होगा लगभग। और अब आप थोड़ा उसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट को ही एक पन्ने को पढ़ें तो वो एक आंकड़ा देता है कि पिछली बार 2011 में ये जनगणना हुई थी। आंकड़े उसे कब आए थे? 2013 में आए थे। अभी हम उसको आगे हम अपनी बातचीत में और उसको जोड़ेंगे कि जातिगत और आर्थिक सर्वे जो हुआ उसके आंकड़े तो और बाद में आए, मतलब 2016 के आसपास आर्थिक आंकड़े आए और जातिगत तो दिए ही नहीं बीजेपी सरकार ने। यानी 27 में अगर जनगणना हो रही है तो उसके आंकड़े कब आएंगे? 29 में। बहुत जल्दी अगर होगा तो भी, क्योंकि केवल आंकड़े जुटाना मामला नहीं होता, उन आंकड़ों को बाइफरगेट करते हैं आप, कैटेगोरिकली अलग अलग पूरा इसका एनालिसिस होता है और वो फिर एक फाइनल रिपोर्ट की तरह तैयार होती है। अब 29 में आम चुनाव है। अब मुझे नहीं पता कि अब इसके आगे क्या है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रिपोर्ट कह रही है कि 16 जून को वो एक डिटेल में गैजेट नोटिफिकेशन करेंगे। बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे कि वो आंकड़े कब आएंगे, प्लस जातियां गिनी जाएंगी, ये बात ठीक है। कैसे गिनी जाएंगी अभी ये पता नहीं। हो सकता है कि वो ये कह दें कि एससी और एसटी का कॉलम बना था, हमने एक कॉलम और बना दिया जिसमें ओबीसी लिख दिया। तो अब देखिए साहब, एससी एसटी ओबीसी सब तो गिन रहे हैं हम, तो हो गई जाति जनगणना। अब ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि जाति जनगणना का अर्थ केवल ओबीसी की गिनती जोड़ना नहीं था। एक नागरिक का, इस देश के हर नागरिक का आबादी देश में कितनी है और उस आबादी के मुताबिक उसके पास संसाधन कितने हैं, अवसर कितने हैं, रोजगार कितने हैं, शिक्षा कितनी है, संपत्ति कितनी है, उसका एक कंप्लीट एनालिसिस है वो। इसीलिए हम लोग उसको बार बार एक्सरे ही नहीं कर रहे हैं, ओवर फुल बॉडी चेकअप कहते हैं भारत का। तो अभी हमें देखना बाकी है। पिछली टिप्पणी में हमने कहा था कि अभी इन पर यकीन नहीं है, कब करेंगे, महिला आरक्षण विधेयक की तरह ना हो जाए। आज के नोटिफिकेशन से हमें यह लग रहा है कि अच्छा 27 में शुरू हो जाएगा, लेकिन 27 से 29 तक जब तक आंकड़े आएंगे तब तक इस देश में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय लिए जा चुके होंगे। तो बीजेपी के केंद्र में
कितना न्याय है मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि 29 के बाद ही इस पर बात होगी कि उन आंकड़ों का रूप कैसा है। 2011 की गलती की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि 8 लाख जातियां और 42 लाख गलतियां मिल जाएं, क्योंकि जब बहाना खोजना होता है तो बहाना कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं, मुझे बीजेपी पर पूरा यकीन नहीं है जब तक ये रिपोर्ट ना आ जाए, और जब तक उस रिपोर्ट का कोई ठोस असर देखने को न मिले, तब तक हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन अभी 27 और 29 बहुत कुछ कहानी कह रहा है जी। जैसा कि आपने कहा, जब दूसरे फेज की वोटिंग हो रही होगी तो संभवतः उत्तर प्रदेश, दूसरे फेज की गिनती हो रही होगी तो संभवतः उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही होगी। पिछली बार तो फरवरी में ही हुई थी, और पीआईबी का वो प्रेस रिलीज जिसकी आपने बात की वो कहता है कि दूसरा फेज जो है वो फरवरी महीने में होगा 2027 के। तो माहौल तो एक बन ही रहा होगा, घरों की गिनती उससे पहले हो रही होगी, लोगों के घर जाए अखबार खबरें छप रही होंगी, लोगों के बीच में चर्चा हो रही होगी। चुनावी फायदा किसे होगा? अब मोदी जी का भाषण हो रहा होगा, अमित शाह जी का भाषण हो रहा होगा पूरे यूपी में। योगी आदित्यनाथ, मतलब पता नहीं योगी जी कैसे भाषण देंगे मुझे पता नहीं। जिस दिन ये जाति जनगणना का कैबिनेट ने फैसला लिया था, वो भी जितना देश आश्चर्यचकित सीज फायर और ट्रंप के बयानों से नहीं हुआ, उससे ज्यादा आश्चर्यचकित तब हुआ था जब पता चला कि भाई आतंकी हमला 22 अप्रैल, और उसके बाद कैबिनेट का फैसला जाति जनगणना कराएंगे। मतलब ये कुछ समझ में ही किसी को नहीं आया। मतलब मेरे लिए तो दो ही जातियां होती हैं, गरीब अमीर, और अचानक ये हुआ। बहुत कुछ अंदर चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। वो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक फैसला लेती है तो वो प्राथमिकता में उसकी क्रेडिट खुद को लेना चाहती है। कोई भी सत्ता में होता है, उसकी शर्त होती है कि दो तीन आधार हैं राजनीति के। पहला, कि उसकी क्रेडिट उसे मिले। दूसरा, कहीं से ये नजर ना आए कि हमने किसी के दबाव में ये फैसला लिया है। हम ये कहेंगे कि हम तो मतलब सबका साथ सबका विकास चाहते थे, इसलिए देखो हमने ये फैसला लिया। तो बीजेपी ये सारी बिसातें बिछाएगी। बीजेपी के लोग, जिस दिन फैसला हुआ कैबिनेट का, मैं तो कह रहा हूं योगी जी का ट्वीट पढ़ा जाए, और सोशल मीडिया पर चलने लगा पुराने ट्वीट, भजन लाल शर्मा का बिफोर फैसला ट्वीट और आफ्टर फैसला, योगी आदित्यनाथ का पहले का ट्वीट और बाद का ट्वीट, खुद मोदी जी, मतलब आप कल्पना करिए, जल्ले इलाही खुद कह रहे थे कि मेरे लिए तो केवल दो जाति होती है। इसका मतलब चल रहा होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो चुनाव के बीच में हर एक चीज का चुनावी इस्तेमाल करना, मतलब शायद दुनिया में इतना बड़ा चुनाव केंद्रित राजनीति कोई और नहीं किया होगा। इसलिए बीजेपी इसका फायदा लेने के लिए, और खासकर यूपी और बिहार में चुनाव तो अभी 3-4 महीने में होने वाला है। तो बिहार वो राज्य है जिसने जाति आधारित सर्वे करा लिया, आजादी के बाद पहली बार जारी कर दिया, पॉलिसी उसके मुताबिक बना ली। वो एक मॉडल है। नीतीश जी भले अभी पैर वैर छूने में व्यस्त हैं, किसी के माथे पर गमरा रख दे रहे हैं, किसी को पकड़ ले रहे हैं, भूल जा रहे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार हैं जिनको मैं बहुत सम्मान से याद करता हूं, जिन्होंने साहस दिखाया कि बिहार में जाति जनगणना कराई, जारी किया, आरक्षण बढ़ाया। मोदी जी क्या उन रैलियों में इस बात का जवाब देंगे कि बिहार ने जो तरीका दिखाया है, तेलंगाना में जो हुआ है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, कर्नाटक में जो हुआ है, अब इस बात को राजनीतिक तौर पर भुनाना तो बीजेपी चाहेगी, लेकिन अभी इसमें इतने सारे सवाल बनेंगे जिनका जवाब मुझे नहीं लगता बीजेपी दे पाएगी। मिसाल के तौर पर बिहार ने तो 65% आरक्षण कर दिया। क्या आप कहेंगे अपर लिमिट तोड़ेंगे? राहुल गांधी फिर कहीं क्रेडिट न ले लें, कहीं अखिलेश यादव क्रेडिट न ले लें, कहीं सपा बसपा के लोग जो पुरानी लड़ाई लड़ते रहे, मंडल कमंडल के खिलाफ मंडल की, सामाजिक न्याय की, तो इसका जवाब बिना दिए जाति जनगणना की पूरी क्रेडिट आप ले नहीं पाएंगे। आप केवल इतना कहेंगे कि हाँ मैंने जाति जनगणना कराई है, मेरे नसों में जब गरम सिंदूर बहा तो मुझे यह भी लगा कि गरम एकदम जातिगत वो भी चीज होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन ठोस ऑब्जेक्टिव आंसर जब खोजेगी पब्लिक, तो वो ये कहेगी कि एक तो आपने बहुत देर कर दी, दूसरा डेटा एनालिसिस के बाद पब्लिक को बताइए सुप्रीम कोर्ट की अपर लिमिट 50%, क्या आप रिजर्वेशन बढ़ाएंगे?
क्या आप उस तबके को पूरा हक देंगे? सेकंड क्वेश्चन, क्या आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जिसकी वकालत मंडल कमीशन करता है, जिसके मुद्दे को इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, सोशल जस्टिस की पार्टियां जाने कब से कर रही थी, और अब तो राहुल गांधी की कांग्रेस भी कर रही है। तो आपका क्या टेक है? आप क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे? क्या आप प्रमोशन रिजर्वेशन देंगे? ये सवाल सारे जाति जनगणना से कंबो में आते हैं। मतलब इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि क्रेडिट थोड़ी नहीं मिलती है। क्रेडिट पूरा लेना होगा तो पूरा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पूरी क्रेडिट आपको मिल पाएगी। जी। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, एक सवाल ये भी है ना कि जब ये सवाल बीजेपी को घेरने वाले सवाल जब हो रहे हैं, तो एक सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ कैलकुलेशन तो किया होगा ना, वरना क्या जल्दी थी, लटकाए रखते। बहुत सारी चीजें लटकाई हुई हैं। जाति जनगणना की घोषणा की और 5 हफ्ते के अंदर अंदर तारीखों की भी घोषणा कर दी। मुझे लग रहा है नीरज दा कि अगर यूपी बिहार का इलेक्शन ना होता तो वो नहीं करते। सीधा क्लियर बात। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि यूपी बिहार दोनों जगह, और उसके उसके साथ जोड़ लें बंगाल तो खैर, फिर आगे दक्षिण भारत में भी चुनाव होने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर कि ठीक है, चुनाव होते वाले हैं, फिर भी नहीं करते तो क्या होता, कुछ और करते। ऐसे में जो मुद्दा बन रहा था, बीजेपी को 2.5 दिन में यह समझ में आ गया कि घर घर सिंदूर वाली खबर प्रयोग ही हो, गलती हो, फेक न्यूज हो, 2.5 दिन में उसने फीडबैक ले लिया और तुरंत कह दिया कि ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है, हम कोई घर घर नहीं जा रहे, ये फेक न्यूज है। बीजेपी प्रयोग करके, कंकड़ डाल करके तालाब में लहरों की तरंगों को देखती है। आरएसएस, बीजेपी, मैंने तो एक जगह बोला भी कि कभी धर्म के आड़ में वो चीजें होती हैं, कभी और तरह के टूल्स हैं बीजेपी के। बीजेपी ने ग्राउंड रियलिटी को देखा है और यह भी देखा है कि इंडिया अलायंस का कोई नेता ऐसा नहीं है जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा हो। दूसरा, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, नया उभरता हुआ मिडिल क्लास, यूनिवर्सिटी से निकले वाले यंग जनरेशन के लोग, इन्होंने ग्रास रूट लेवल तक इस मुद्दे को पहुंचा दिया था। तो बीजेपी ने यह कैलकुलेट किया होगा कि इस मुद्दे पर चुप हो जाएंगे तो सवाल विपक्ष पूछता रहेगा और इन सवालों का जवाब हम दे नहीं पाते, इसलिए लाओ इस मुद्दे की घोषणा कर देते हैं। दूसरा, अगर कर भी देते हैं तो आपका सवाल बहुत वाजिब है, कुछ तो कैलकुलेट किया होगा उन्होंने। हां, उनका कैलकुलेशन है, वो चाहते हैं कि बांट दो। ओबीसी को रोहिणी कमीशन उन्होंने बनाया, अभी तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब तो मुश्किल हो जाएगी ना, अब तो रोहिणी कमीशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि भाई अब लेटेस्ट डेटा एनालिसिस होना चाहिए। अब लेटेस्ट डेटा एनालिसिस में मैं एक छोटा सा, मतलब पता नहीं विषय लंबा है तो एक लाइन का जवाब 1 मिनट में जोड़ देता हूं। बीजेपी का यूपी का मेरे पास पिछले 8 साल में 2 सर्वे कराया, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, शायद 2023 का बात है। 2018 में एक सर्वे हुआ जो रूरल अर्बन दोनों को डेटा, स्टेट स्टेट अपने डेटा जुटाता है और उस डेटा में सब कुछ होता है। जैसे हर एक राजनीतिक दल को पता होता है कि किस विधानसभा पर कौन सी जाति का कितना वोट है, वहां किसको कैंडिडेट बनाना है। ये बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सपा बसपा आरजेडी तो बदनामी है इसके लिए कि वो तो जातिवादी हैं ही। ऐसे में जैसे सबको पता होता है कि गांव में कौन लोग कितने हैं, गांव गांव का पता है, वैसे ही सरकारें अपने लेवल का डेटा एनालिसिस करती हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह के बाद राजनाथ सिंह और उसके बाद ये वाली सरकार बार बार कोशिश करती है कि ओबीसी को डिवाइड कर दो, बांट दो। पहले उन्होंने क्या किया था कि यादव को बांटो, तो उनको यादवों के साथ 2-3 छोटी छोटी जातियों को रख लिया, बात बनी नहीं। सेकेंड लेवल पर जो कैटेगराइजेशन हुआ था उसमें यादव, कुर्मी, कोयरी सब जातियां हैं। उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जो मेजॉरिटी में बीजेपी को वोट देती हैं। अब उन जातियों को आप कर देंगे 7%, 9% में, अति पिछड़ी को कर देंगे 11% में। तो जो आपका मेजॉरिटी में है, जो आपको ज्यादा वोट दे रहा है, वो आपको वोट कैसे देगा? तो मैं भी जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी क्या कैलकुलेट कर रही है। अति पिछड़ा वोट आज की तारीख में मेजॉरिटी में बीजेपी की तरफ है, वो तो उससे वैसे भी देगा और जाति जनगणना से उसको सीधे कोई फायदा नहीं दिखेगा। अगर आप उसे बांटोगे
तो फिर ये जो जिनकी आबादी ज्यादा है उन जातियों का वोट खिसकेगा, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो डिवाइड करना एक पॉलिसी हो सकती है। बीते दिनों एससी और एसटी में भी डिवीजन का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो अभी फिलहाल पेंडिंग में है। तो बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि हम हर एक कम्युनिटी के भीतर एक विमेन मतलब ऐसा खलनायक पैदा कर दें, ओबीसी में एक दो जातियों को खलनायक बना दें, बाकी का वोट मिल जाएगा। तो इसके लिए भी जाति जनगणना जरूरी है। फिर एससी में एक दो जातियों को खलनायक बना दें, फिर शेड्यूल ट्राइब में बना दें। ये बीजेपी का कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा बीजेपी और कुछ नहीं सोचती है। हर एक जगह पर उनका कैलकुलेशन है कि ये अगर उधर चले जाएंगे, बाकी वोट मुझे मिल जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये अब मुश्किल हो गया है जी। देखिए, मैं आमतौर पे पहले सवाल बाद में जवाब होता है, लेकिन यहाँ पहले जवाब हो गया, बाद में सवाल होगा, क्योंकि अगला सवाल मैं आपसे यही करने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब आंकड़े सामने आएंगे तो पता लगेगा यादवों की तो बहुत सुप्रीमेसी है, अति पिछड़े जो हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों में एक तरह का रिफ्ट पैदा होगा और फिर इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। से एक चीज जोड़ देता हूँ नीरज दा, बिहार में भी ये बहुत कोशिश की गई थी। बिहार में जो चलो ठीक है, बिहार में राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई है। मैं भी मानता हूं कि अचानक हुआ, जल्दी हुआ, स्टेट की मिशनरी कम होती है, कुछ हो सकता है डेटा एनालिसिस में कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन ओवरऑल एक एवरेज डेटा एनालिसिस क्या आया, नियर अबाउट 14.6% पॉपुलेशन यादव की, और सरकारी नौकरी में उनका पार्टिसिपेशन कितना, 1.6%। ये बिहार का मैं बता रहा हूं, विथ डेटा में जो भी दिक्कत आई होगी। मोरलेस हम भी ये चाहते हैं कि ये आंकड़े आए, ताकि ये पता चले कि कोई 3% होकर के 30% जमीन का मालिक है, लेकिन वो विलन नहीं है। कोई 2.5% आबादी में होकर के 60% सरकारी नौकरी में है, वो विलन नहीं है। और ओबीसी के बीच आबादी 60%, रिजर्वेशन 27%, 27% भी आज भी देश के किसी संस्थान में पूरा नहीं हुआ। उन 27 में भी मतलब आप कोरिलेट करिएगा आबादी, रिप्रेजेंटेशन, और उनमें फिर उनमें अलग अलग कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए भी हम चाहते हैं जाति जनगणना हो जाए, थोड़ा दूध का दूध, दूध का पानी का पानी हो जाएगा तो बेहतर होगा। शायद यही चीज थी रोडी कमीशन की रिपोर्ट में, इसलिए भी वो सार्वजनिक नहीं हो रही थी, आई पीछे दरवाजे से कि ओबीसी की बहुत सारे, हम भी मानते हैं अति पिछड़े समुदाय की कई जातियां ऐसी हैं जिनका तो हम लोग नाम भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है, उनमें ग्रेजुएट कोई नहीं है, उनका कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं आ पाया, उनको भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन कहीं से छीन करके किसी को देना नहीं, उसका दायरा बढ़ा करके और इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी में सुधार करके यह बात का जवाब दिया जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को जोड़ रहा था जी। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन वो तो अपनी सरकार को लेकर आश्वस्त हैं। आपको ये आत्मविश्वास लग रहा है या अति आत्मविश्वास लग रहा है? अब मुझे लग रहा है कि ये उस वाले आत्मविश्वास से फिर भी कम है कि अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी, वो वाला मामला यहाँ नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक प्रदेश है, और उस प्रदेश के वो 5 साल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और वो राजनीति कर रहे हैं, फुल टाइम राजनीति है वो अपनी। इसलिए मुझे लग रहा है कि नेता जनता की नब्ज पकड़ता होगा, और विपक्ष के नेता को जनता के पास जाने का मौका भी ज्यादा है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव तक वो महसूस हो रहा है कि यूपी की जनता में कुछ नाराजगी बीजेपी को लेकर के होगी। 10 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा मुद्दा देखिए कितना महत्वपूर्ण था। ये वो मुद्दा है जिस पर योगी जी, क्या मैं तो कई बार सोचता हूं ना, 27 में आप जा रहे हैं, रैली हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, गृह मंत्री की रैली हो रही है, मुख्यमंत्री की रैली हो रही है, और मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा कि हम वो हैं जिन्होंने जाति जनगणना कराई है। कैसे बोलेंगे वो? मतलब वो पॉलिटिक्स से उनकी नहीं है। उनका उनका वो वाला वीडियो भी पिछले दिन शायद वायरल, विपक्ष वाले कि पाते हैं सम्मान तपोबल में, भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कुर।
क्रूर। मैं जोड़ दूं, चूंकि आपका चैनल बहुत गंभीरता से लोग देखते हैं, मैंने तो इसका एनालिसिस किया। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, 14 साल हिंदी पढ़ाया भी है डीयू में। पता है, रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता का मजमून उस जगह पर गलत है। अब मैं अगर सदन में रहा होता तो मैं सामने बोलता कि साहब, ये लाइन आपके खिलाफ लिखी, आपके मतलब जो जैसे हुआ क्या प्रसंग, एक लाइन में जोड़ दें थोड़ा बातचीत की शक्ल में। कर्ण से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, और उसके परिचय के बाद पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, और कर्ण की तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि कर्ण सवर्ण तबका, सो कॉल्ड, द्विज में नहीं, बिल्कुल। और वो उस कम्युनिटी से आते, सूत पुत्र। अरे भाई, कर्ण तो वो थे कि गुरुजी जंघे पर विश्राम कर रहे थे, गहरी नींद में सोए थे, कीड़ा काटने लगा, रक्त बहने लगा, और इन्होंने एकदम धैर्य हिम्मत रखी कि गुरुजी की निद्रा में कोई अवधान ना आए। और उसके बाद जब जागे तो कहे कि भाई, इतना धैर्य किसमें है, तुम कौन सी जाति के हो? अरे साहब, हम तो शूद्र हैं। अरे नहीं, तुमको हम शिक्षा कैसे देने लगे, आज भेद खुल के हटो। वो मिथ है, इसको पढ़ना चाहिए। वो कर्ण जवाब देते हुए ये कह रहा है कि अरे, तुमको जाति पूछनी है तो तुमको जाति बताएंगे मेरे भुजदंड। जिनको कुछ नहीं करना होता है वो बार बार जाति पूछते हो तुम लोग। और उसके आगे पीछे की लाइन पढ़ते चले जाएं तो लगेगा कि ये तो उनके मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का फायदा उठाया। जो इसके फेवर में रहते हैं वो उनके खिलाफ है। बहरहाल, अब आते हैं मेन मेन पॉइंट पर कि आप कैसे बोलेंगे। साहब, योगी बनने के बाद तो वैसे भी किसी की जाति नहीं होती, और आप तो वो हैं जो टीवी चैनल पर बोलते हैं कि क्षत्रिय जाति में पैदा होना मेरे लिए गर्व का विषय, और जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। मैं तो फिर अगला लाइन कोई पीडीए का व्यक्ति पूछ देगा कि कोई पीडीए वाले भगवान को बताओ, इसका मतलब आपने भगवानों तक की जातियां बना दी हैं। ऐसे वक्त में आप उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे होंगे, आपको समाजवादी पार्टी से लड़ना है। अखिलेश यादव तो डंके की चोट पर बोलेंगे कि हम तो समाजवादी लोग मंडल आंदोलन के दौर से, श्रद्धेय नेताजी के दौर से, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार के दौर से मंडल कमीशन और जाति जनगणना की बात कर रहे थे। बसपा वाले लोग कहेंगे कि मानवर कांशी राम बार बार कहते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। भाजपा क्या बोलेगी? वो तो इसके विरोध में रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का वो ट्वीट अपनी लिगेसी का ट्वीट है, अपनी वैचारिकी का ट्वीट है। समाजवादी पार्टी की वैचारिकी ही सामाजिक न्याय की है। और उस पर याद करिए, आप सदन में जीत कर जब वो आए तो संसद में खड़े होकर बोला कि आप करा लो, आपको मौका है, आप नहीं कराओगे तो हम कराएंगे। यही बात राहुल गांधी ने बोली। तो कैसे आप कह देंगे कि भाई उनको आत्मविश्वास ना हो? उनके मुद्दे पर उन्होंने झुकाया है, उनके मुद्दे पर आज सरकार खड़ी है। और आखिर में पीडीए के जरिए जब वो सवाल पूछेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने आएगा। प्रयागराज में बैठे हैं बच्चे, आंदोलन कर रहे हैं, ये मुद्दा सामने आएगा। पीडीए के किसानों का मुद्दा सामने आएगा। अनगिनत है, फिर वो उस पर विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये कॉन्फिडेंस उस ट्वीट में दिख रहा है कि पीडीए सरकार बनेगी तो जाति जनगणना हम अच्छे से कराएंगे। जी। चलिए, 5 हफ्ते पहले ये घोषणा हुई थी, अब तो तारीखों की घोषणा हुई है जो कि एक टेक्निकल मामला है। लेकिन इन 5 हफ्तों की आप पूरे देश में घूमते हैं, इन 5 हफ्तों के अंदर मैं कैटेगोरिकली पूछ रहा हूं, बीजेपी के वोटर के अंदर जो माना जाता है बीजेपी का कोर वोटर, वो जातीय जनगणना को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कल्पना करिए कि तो कई कई चीजें होती हैं ना, जैसे कई मुंह होते हैं कुछ लोगों के कहने बोलने के। बीजेपी के पास या आरएसएस, जिसे राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि डर जाते हैं, बीजेपी और आरएसएस दोनों को जोड़ा था। आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी में, मेरे पास वो किताब है, आप उसे पढ़िएगा, विचार नवनीत, हिंदी में प्रकाशित हुई है, गुरु गोलवलकर की। और मैं अब इसको रेफरेंस के तौर पर आपके सामने बता रहा हूं कि वो रेफरेंस ये दे रहे हैं कि इस देश में रिजर्वेशन किसके आधार पर होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दे करके, ये विचार नवनीत किताब है। और इस किताब के पेज नंबर 355, 355
और इस पे बाकायदे वो लिख रहे हैं कि हमारे समाज के सभी वर्गों में ऐसे लोग हैं जो दयनीय परिस्थितियों में, इसलिए ऐसी कोई जाति नहीं जिसमें गरीब, जरूरतमंद, कंगाल ना हो, इसलिए आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। फिर ये किताब हालांकि एक फैक्चुअल मिस्टेक करती है कि 1950 में मात्र 10 वर्ष के लिए आरक्षण हुआ था और ये लोग तो बढ़ाते जा रहे हैं, कब तक रहेगा। मुझे मुझे पता नहीं कि आरएसएस के लोग इससे ट्रेनिंग लेते हैं। वो एक विचार के तौर पर सामाजिक न्याय विरोधी हैं। वो आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, जैसे ही आप आरक्षण कह दीजिए, कोर आरएसएस वाला व्यक्ति वो चिढ़ जाएगा, भाई साहब भारत की बर्बादी का मूल आरक्षण को साबित कर देगा। उसे कोई मतलब नहीं कि देश में हजारों साल से शोषण का मतलब क्या था, जाति कैसे बनी, किसने बनाई, जाति के नाम पर भेदभाव क्या हुआ। जब उसका कोर ही ये नहीं है तो जाति जनगणना वाले मुद्दे से वो कैसे खुश होगा। पॉलिटिक्स करनी, ट्रोल जो होते हैं ना कई 2 रुपए वाले, तो वो पता नहीं किसने 2 रुपया फिक्स कर दिया है उनका रेट। मुझे लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, वो रेट और कम हुआ होगा। वो भले बीजेपी की आलोचना कर लें, ग्राउंड पर उनको लगता है कि इस पर अभी बोलना नहीं है। मैं एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता है, प्रोफेसर हैं, टीवी चैनलों पर बैठते हैं और संघ विचारक बन के जाते हैं, और मतलब ऐसे प्रोफेसर हैं कि मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके आगे। अब उन्होंने एक दिन नाराज होते हुए कहा कि मैं तो परेशान हूं कि बीजेपी ने ये क्या कर दिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्या जरूरत थी जाति जनगणना की। बेचारे एकदम मतलब बस आंसू ही नहीं बहे। अब वो प्रोफेसर हैं जिनके अपने विश्वविद्यालय में, मैंने तो अपनी प्रोफेसर की डायरी किताब में बाकायदे लिखा है, 97% प्रोफेसर केवल सवर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सवर्ण विरोधी बात कर रहा हूं। भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि यही तो जाति जनगणना करेगी नहीं, देश। ये तो थोड़ा म्यूजिकल सा है क्या जिनकी बात कर रहे हैं आप? बहुत बहुत संगीतात्मक है एकदम, बहुत। तो मैं कहना केवल ये चाह रहा हूं कि मैं उनका बस एक 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 लिटमस टेस्ट की तरह मैंने सैंपल लिया है। जी जी जी। रोज दिन रात बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। जब उनकी ये हालत है, जबकि प्रोफेसर को इतना चालाक होना चाहिए कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, मतलब। लेकिन उनके जो चेहरे पे जो जाहिर था, दिल में था, वो चेहरे पे आ गया। इसका मतलब ये कि बीजेपी का 2 तरह का वोटर है नीरज दा। पहला वोटर वो है जो कोर आइडियोलॉजिकल वोटर है, उसमें मेजॉरिटी अपर कास्ट की है, जो कतई इस फैसले से खुश नहीं है। वो इस देश को बांटने वाला, देश को बर्बाद करने वाला, देश की तबाही का मंजर साबित करने वाला आरक्षण का फैसला बता रहे हैं, फिर भी चुप है क्योंकि बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। कमाल का मतलब ये, कोई आपने मूवमेंट देखा, एक भी आंदोलन किसी भी तबके से ऐसा किया गया हो कि जाति जनगणना का फैसला वापस लो, मोदी सरकार हाय हाय? नहीं। लेकिन आप एक एक को डिबेट में बुला लीजिए, सबसे पढ़े लिखे आदमी को उसके बुलाइए, जो आरएसएस के विचार को मानता हो, जो जिसके महबूब नेता मोदी जी हो और जिसकी महबूब पार्टी बीजेपी हो, और बैठाइए पैनल में, उससे एक लाइन पूछिएगा बस कि जाति जनगणना पर क्या कहते हो, देखिए उसके बाद धारा प्रवाह बोलेगा। लेकिन वो ये जानता है कि मेरा सारा हित साध रही है बीजेपी, मेरा सारा काम कर रही है बीजेपी, मेरे वर्चस्व को वो रखे हुए। हो सकता है मोदी जी जाति जनगणना करा के, एक तो सवर्ण हमसे बोला, मैं सवर्ण कह रहा हूं, मतलब मुझे ये कहना चाहिए, बीजेपी वाला व्यक्ति मुझे बोला, पता है मोदी जी जाति जनगणना करा रहे हैं इसलिए कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा छिन जाए। होना कुछ नहीं है, मोदी जी इतने वो नहीं है, वो आरएसएस से दीक्षित हैं। तो ये नैरेटिव, इसलिए मेरा आकलन ये है कि जो कोर आरएसएस वाला है, जो आइडियोलॉजी से बीजेपी वाला है, वो इसके खिलाफ है और भीतर भीतर वो चाहेगा कि ना हो। दूसरा एक वोटर है जो जो किसी किसी प्रभाव में आके बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। हो सकता है वो प्रभाव मोदी जी का हो, उनके भाषण का हो सकता है कांग्रेस से नाराजगी का हो। एक ये वाला वोटर समूह है। इस वोटर समूह में जितने लोग पीडीए के हैं वो सारे इसके समर्थन में हैं। आप किसी बीजेपी के नेता को उठा लीजिए, केशव मौर्य को उठा लीजिए, अर्जुन मेघवाल को उठा लीजिए, वो सारे कहेंगे कि जाति जनगणना तो होनी चाहिए। लेकिन आप यही बात योगी आदित्यनाथ से बुलवा दीजिए, भजन लाल शर्मा से बुलवा दीजिए, ये खेमा बटा है। ग्राउंड पर केवल मेरा कहना यह है कि बीजेपी के लोग कतई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो चुप होते हैं। जैसे बीजेपी के प्रधान मुख्यमंत्री को पर्ची पकड़ा दी जाती है कि अगले मुख्यमंत्री आप नहीं होंगे, हम होंगे, और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री एक बयान नहीं दे पाते। आप समझे ना? हो सकता है वो लोग पब्लिक को ना बोले कि उनकी पार्टी को नुकसान हो, लेकिन नाराज तो बहुत हैं। जी
चलिए, तो फिर इस नाराज जाते जाते मेरे जहन में और आया कि पिछले दिनों एक समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया था, जिसमें मुद्दा था ब्राह्मणों के उत्पीड़न का। बाहर होर्डिंग लगे हुए थे कि मठाधीश ने ठाना है ब्राह्मणों को यूपी से मिटाना है, ब्राह्मणों ने भी अब माना है कि पीडीए की सरकार को लाना है। तो क्या जिस नाराजगी की बात आप कर रहे हैं, फिर अखिलेश यादव पी फॉर पंडित भी कह रहे हैं, तो जो नाराजगी की बात आप कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को वहां पर ब्राह्मणों में अपना वोटर दिख रहा है क्या? असल में देखिए, राजनीतिक दल तो दूसरे ढंग से काम करता है ना वो। जैसे बीजेपी कभी नहीं कहती कि मैं मुसलमान विरोधी पार्टी हूँ, लेकिन बीजेपी एकदम से क्या करती है, एक टिकट नहीं देती, कुछ भी नहीं करती, वो एक अलग से है। लेकिन बाकी राजनीतिक दल अगर राजनीति में हैं तो किसी एक जाति या एक धर्म या एक चीज को कभी भी ये नहीं कह सकते कि ना हम उन्हें टिकट देंगे, ना हमें उनका वोट चाहिए, ना हम उनके मुद्दे उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्षी दल की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की आवाज, सत्ता जिस सवाल को, जिस मुद्दे को नहीं सुन रही है, तानाशाही कर रही है, गलत नीतियां बना रही है, उसके खिलाफ बोलना जनता के पक्ष में। कभी वो जनता अलग अलग पहचानों के रूप में आ जाती है, चूंकि यूपी है और यूपी में समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए को लेकर के कोर में खड़ी है। अब मैं इसको, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अरे भाई, अखिलेश जी तो कभी कभी पीडीए में पी का मतलब पत्रकार भी बोल दिए थे, पी का मतलब प्रोग्रेसिव, पी का मतलब जो है पंडित, पी का मतलब बहुत सारे बोलते रहते हैं। ए फॉर अगड़ा भी बोल दिए थे एक बार। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेता तो देखिए नेता होता है, सामने आप बैठे हैं साहब, आप जो सुनना चाहेंगे वो सुना देगा। लेकिन पार्टी उस एक बयान से नहीं चलती। वो एक मुद्दा था जिसमें जिन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था उनको बुलाया गया था, उनकी आवाज बन रहे थे। लिखित तौर पर पीडीए का पर्ची ने घर घर पहुंचाया है, पीडीए सम्मेलन कराया है, अपने दस्तावेजों में लिख करके वो जो भेज रहे हैं, उसका मतलब पीडीए क्या है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, 90% आबादी। फिर एक मंशा होती है, नेता ये कहता है कि जो पीड़ित है, दुखी है, बेचैन है, परेशान है, कमजोर है, हम उसकी आवाज उठाएंगे। तो ये नेता का काम करने का तरीका है, राजनीति इसी तरह काम करती है। लेकिन कोर आइडियोलॉजी जो पीडीए की है वो 90% बहुजन लोगों की बात कर रहे हैं। उनके आइकॉन गोडसे नहीं है, गोलवलकर नहीं है, हेडगवार नहीं है, सावरकर नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आइकॉन कौन है? अंबेडकर हैं, लोहिया हैं। वो नेताजी की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। विचारधारा में कोई लाग लपेट नहीं है। और ये वही पार्टी है, मैं बता दूं, ये वही पार्टी है 10 साल पहले कुछ और थी। कई फैसले ऐसे हुए जिसका नुकसान पार्टी को हुआ, और अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, राजनीति के नब्ज को पकड़ते हुए, सामाजिक न्याय के विचार को पकड़ते हुए, अपने क्लियर पीडीए के एजेंडे पर हैं वो। और यही पीडीए एनडीए को डरा रहा है। ये 1 साल पूरा हुआ, कल का दिन था नीरज दा, 4 जून, और 4 जून बिल्कुल, को यूपी चुनाव में में। 43 सीटें हारे थे। और वहां पीडीए का मतलब पीडीए था। और उसी पीडीए में यादवों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, जिसका आरोप लगाया जाता था कि वो एमवाई की पार्टी है, और जिसको टिकट दिया साहब, 37 लोग जीत करके आज संसद में बैठे। और मुझे लगता है ये एक पृष्ठभूमि है, और विपक्ष के नेता को अपने काम पर, अपने कैडर पर और अपने विचार पर जो यकीन होता है वो अखिलेश यादव में है, और सक्रियता से वो उस यकीन को और आत्मविश्वास में बदल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा। बाकी पीडीए का व्याख्या तो हर चीज में बोली जा सकती है, वो तो बोलते रहते हैं जी। चलिए, तो दर्शकों को मैं ये बता दूं कि 16 जून को ये कहा जा रहा है कि 16 जून को नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें जातीय जनगणना की और बारीकियों का जिक्र होगा, उसके तरीके, डाटा कैसे कलेक्ट होगा, इम्प्लीमेंट इस्तेमाल कैसे होगा, वो शायद और कुछ उस नोटिफिकेशन के अंदर हमें डिटेल देखने को मिलेंगी। लेकिन जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो तारीखें अभी हमारे सामने हैं, वो ये साफ कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त ये जातीय जनगणना का माहौल जो है वो पूरा अपने चरम पर होगा, सरगर्मियां पूरे चरम पर होंगी। अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन चूंकि इसकी मांग करता रहा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जाहिर तौर पर वो जातिगत जनगणना का फायदा इस बात से लेना चाहेंगे कि हमने इसकी मांग की, हमने बीजेपी को झुकाया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी ने वो सोच समझकर घोषणा की है और आने वाले दिनों में भी इसका चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी और फैसले भी कर सकती है। इससे जुड़े तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारी नजदीकी नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।